सुप्रभात बच्चों। तो आप जैसा कि जानते हैं कि आपके 2 अध्याय पूरे हो चुके हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 3, जो कि है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है बेटा। अच्छा, रैखिक समीकरण से पहले आपको याद होगा कि कक्षा 8 में आप पढ़ चुके हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें आप क्या पढ़ते थे, x+1 में कोई इक्वेशन होती थी, y+1 की कोई इक्वेशन होती थी, या y+a x+a ऐसे टाइप में कोई इक्वेशंस आती थी, जैसे जिसमें सिर्फ एक ही आप वेरिएबल मानते थे और उससे आंसर निकाल लेते थे। जैसे कि अगर एक मजदूर 4 दिन में एक काम करता है तो 10 मजदूर उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे, ऐसा वाला होता था। ये एक चर वाले आपने बहुत सारे किए हुए हैं कि अगर 100 रुपये मिले आपको, तो आपको अगर आम खरीदना है और एक आम इतने का आता है तो आप कितने आम खरीद पाएंगे, ये सब चीज़ें। उसके बाद आप आए कक्षा 9 में। कक्षा 9 में आपको एक चर से दो चर हो गए, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अच्छा, रैखिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पावर 1 है। अब दो चर वाले में क्या गायब हो गया, आपका x+y आ गया। ये बराबर होता था कुछ भी नंबर संख्या के, 20 40 कुछ भी, x+y p+q कुछ भी होता था बेटा। अच्छा, रैखिक क्यों है? क्योंकि पावर 1 है। रैखिक का मतलब आप लोगों को सबको पता चल गया, x+1 y1 इनकी पावर 1 हो, और दो चर यानी एक x और एक y। एक चर x है और एक चर y है, इसलिए ये दो चर हैं। ठीक है। अच्छा, हमें दो चर वाले रैखिक युग्म क्यों पड़े ज़रूरत? अच्छा, अब एक ही चीज़ खरीद रहे थे कि एक ही आदमी काम कर रहा था, तो आदमी काम कर रहा था। अब उसमें अगर औरत भी आ जाए, मान लीजिए एक आदमी और एक औरत मिलके एक काम को इतने देर, किसी तो 10 दिन में काम करते हैं, तो उसी काम को करने के लिए दो आदमी और चार औरतें कितने दिन में कर लेंगी? लाइफ में आती हैं ऐसी समस्याएं आपकी। घर से मम्मी बोलती है कि बेटा जाओ चीनी और चावल लेके आ जाओ। चीनी और चावल लेके आना है, लेकिन ये बता दिया कि भाई चावल इतने रुपए किलो है और चीनी इतने रुपए किलो है, और मम्मी ने दिए हैं तुम्हें 100 रुपये। तो मम्मी ने 100 रुपये दिए और कहा कि इतने किलो और इतने किलो तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो अब आप जाओगे, हिसाब लगाओगे कि कैसे लेके आऊँगा यार, मैं तो इतनी सारी चीज़ें। तो आप सीधा मान लोगे कि चावल को मान लोगे x, चीनी को मान लोगे y। अब आपने किया कि भाई 5 रुपये किलो चीनी है और 6 रुपये किलो चावल है, तो इन दोनों और मम्मी ने दिए 100 रुपये। अब इसमें क्या क्या लेके आना है वो आ जाएगा आपका कि भाई इसको इतनी चीनी आ जाएगी, इतने किलो को चावल आ जाएंगे। ये सब आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में झेलते हैं। मम्मी ने कह दिया भाई मेहमान आ रहे हैं, मिठाइयाँ लेके आनी है दो, एक लेके आने हैं गुलाब जामुन और एक लेके आनी है काजू की बर्फ़ी। अब उनका आपको रेट तो पता है, लेकिन कितना कितना आएगा, मम्मी ने तो दे दिया आपको 500 रुपये, इसमें लिया जो ले आना है। तो आप बैठ के हिसाब लगाएंगे कि भाई x रुपये kg आ रही है आपकी काजू कतली, और y का आ रहा है गुलाब जामुन, और लाना कितना कितना है, कैसे रुपए किलो मिल रही है। मान लो ये 100 रुपये किलो मिल रही है और ये मिल रहा है 60 रुपये किलो। ठीक है, और 500 रुपये में लेके आना है। तो यहाँ x और y की कुछ वैल्यू आएंगी कि आप इतने किलो काजू लेके आए और इतने किलो गुलाब जामुन। ठीक है, ये सब करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। याद आया कुछ कि पापा की उम्र इतनी है, बेटे की उम्र इतनी है, 5 साल बाद पापा की उम्र इतनी होगी, बेटे की इतनी होगी, तो बताइए कि वर्तमान में कितनी है। ऐसे क्वेश्चन याद आ रहे हैं कुछ आप लोगों ने किए थे? ठीक है, तो आयु गणना में या पैसे निकालने में आप लोग इन सब के आती हैं। अच्छा, अब इन सब के हल, तो हल के बारे में आपको याद होगा कि 9वीं क्लास में आपने ग्राफीय मेथड सीखा था कि अगर x+1 x+y=2 है और एक और इक्वेशन दे रखी है x+2y=7, तो आप इसको ग्राफ से निकालते थे। x+y=2 कैसे बनती थी? 2 और 2 पे कैंसिल होती थी और ऐसी कोई रेखा बनती थी। ठीक है, ऐसी एक और रेखा बन जाएगी। ठीक है, तो अब इन सब चीज़ों को यूज़ करके हमें यहाँ पर करना है अपना अगला अध्याय। अच्छा, 9th क्लास में आप रेखाओं के ज्ञान के बारे में भी पढ़ के आए थे। रेखा ज्ञान क्या था आपका? रेखा ज्ञान आपको बताता था कि अगर लाइनें आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं तो क्या होती थी, वो प्रतिच्छेद रेखाएं। समांतर रेखाओं के बारे में आपको याद है, जो आपस में कभी मिलती नहीं थी लेकिन बराबर चलती थी, इनका डिस्टेंस बराबर होता था, मतलब हर जगह सेम होता था। ये क्या होता था? समांतर। ये होता था प्रतिच्छेद। और एक होती थी संपाती रेखाएं, यानी कि एक के ऊपर एक रेखाएं, जो एक के ऊपर एक ही रहती थी, ये होती थी संपाती। इसको कहते थे कोइंसिडेंस लाइन। ये होती थी पैरेलल लाइन, ये होती थी इंटरसेक्टिंग। प्रतिच्छेद, समांतर और संपाती रेखाएं। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, पुराना रिवाइज करा दिया क्योंकि आगे हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे तो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब अपना चैप्टर शुरू करते हैं आज से। तो अब आ जाते हैं हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में। तो इसमें बेटा सबसे पहले दो चरों का रैखिक समीकरण युग्म। हम जानते हैं कि वह समीकरण जिसको x+by+c=0 के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a और b दोनों शून्य नहीं है। ये और ये शून्य नहीं है और वास्तविक संख्याएं हैं।
तो दो चरों x और y में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है बेटा, ज़रा उदाहरण के लिए देख लेते हैं कि 2x + 3y = 5। देख रहे हैं आप, यहाँ पर यह है बायां पक्ष, इसको कहते हैं बायां पक्ष, और इसको कहते हैं दायां पक्ष। इंग्लिश में कहते हैं बेटा लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS और राइट हैंड साइड यानी RHS। ठीक है, इसका हल हम x को 1 और y को 1 रखें अगर, तो देखो ज़रा, x को 1 रखा है यानी 2 × 1, 3 y को 1 रखा है 3 × y, तो 2 + 3 5। अच्छा, आप देख रहे हैं ये बायां पक्ष भी 5 आ गया और दायां पक्ष 5 था, यानी दोनों आपस में बराबर, यानी कि x = 1 और y = 1 समीकरण 2x + 3y का एक हल है। हल आ गया भाई। अगर मैं पूछूं कि इसमें ऐसा क्या रखा जाए कि इसके बराबर आ जाए, तो मैं बोलूँगा 1 रख दो, तो 1 रखा तो 5 आ गया, 5 5, तो ये एक हल हुआ। ऐसे और भी हल हो सकते हैं बेटा इसके, लेकिन वो हम पता करेंगे कि किसके हल होंगे किसके नहीं होंगे, या कौन से हल होंगे कौन से नहीं होंगे, इन सब की अभी हम आगे बात करेंगे। अभी के लिए अगर इसी समीकरण में x 1 रखूँ और y 7 रखूँ तो क्या आ रहा है, बायां पक्ष आ गया मेरा 23 और दायां क्या था 5, तो ये आपस में बराबर नहीं है, यानी कि x 1 और y 7, 1 7 इसका हल नहीं है, लेकिन 1 1 हल है। ठीक है, तो उपरोक्त उदाहरण से कहा जा सकता है कि समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। यानी कि अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, तो अगर ऐसी कोई लाइन जा रही तो इस रेखाओं पे जो जो बिंदु आएंगे वही इसके हल होंगे, आजू बाजू के कोई भी बिंदु इसके हल नहीं होंगे। अर्थात दो चरों वाले रैखिक समीकरण यानी ax + by + c, x और y दो चरण और रैखिक की पावर 1 का प्रत्येक हल x y इस फॉर्म में होगा। देखा, x 1 रखा था, 1 रखा था, 7 रखा था। इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा का एक बिंदु होता है और विलोमता ऐसा होता है, यानी कि अगर ये बिंदु है और इसको 0 कर रहा है तो ये इसका हल भी होगा और रैखिक समीकरण। तो दो चरों में रैखिक समीकरण का युग्म इस प्रकार के समीकरणों को कहते हैं, इस प्रकार के। ठीक है बेटा, आइए आगे बढ़ते हैं फिर थोड़ा ना। अब आते हैं हम थोड़ी सी आगे अपनी कुछ अलग बातों पे। दो चरों x और y में रैखिक समीकरण युग्म, अभी तक हमने एक रैखिक समीकरण पढ़ा, अब यहाँ युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, पेयर। व्यापक रूप कैसा होता है, a1x + b1y + c1 और a2x + b2y + c2 = 0। जोड़ा है यानी युग्म, इसे युग्म हुआ। और रैखिक समीकरण क्यों, क्योंकि देखो पावर 1 है। ठीक है बेटा, जहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 सभी क्या है, वास्तविक संख्याएं, और a1 का स्क्वायर + b1 का स्क्वायर 0 के बराबर, इसका स्क्वायर 0 के बराबर नहीं होगा और इसका स्क्वायर 0 के बराबर नहीं होगा। अच्छा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो बेटा ये रैखिक समीकरण रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि इनमें से एक भी 0 हुआ तो दो चर वाला तो होगा ही नहीं, एक ही चर हो जाएगा ना, हमें दो चर वाले चाहिए। अच्छा, अब इनके दो तरीके से इनका हल निकाला जाता है। तो रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपीकरण यानी ज्योमेट्री के थ्रू, ग्राफ बना के, और बीजीय गणित यानी एल्जेब्रिक फॉर्मूले लगा के, आपको याद होगा ना, x + y का होल स्क्वायर, x² y², ऐसे करेंगे हम इन सब चीज़ों में, कुछ ना कुछ फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। तो ज़रा देख लेते हैं, इसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट टेबल है, ये आप लोगों को अपनी कॉपी में बना के या घर की दीवारों पर लगा लेना है बेटा अभी से ही, ताकि आपको आगे चल के याद रहे। तो दो चरण को ऐसे लिखते हैं, युग्मों को, जहाँ ये सब वास्तविक संख्याएँ हैं और ये स्क्वायर + b² नहीं होता। इसके लिए एक टेबल बनाएंगे। अच्छा, टेबल हमें क्या जानकारी दे रही है, इनके ऊपर उदाहरण अभी हम करेंगे, अभी टेबल से हम जानकारी देखते हैं। देखिए, रेखा युग्म ये था। अच्छा, अनुपातों की तुलना मतलब यानी a1/a2 अनुपात आप पढ़ के आए हुए हैं, और b1/b2 अगर बराबर नहीं है, ये देखिए नॉट इक्वल टू है, बराबर नहीं है, तो हमें ग्राफीय निरूपण में कैसी रेखाएं मिलेंगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं मिलेंगी, और एल्जेब्रिक में उसका केवल एक ही हल होगा। जैसे पिछला एक अभी हमने देखा था 2x + 3y वाला, तो उसमें 1 1 था हल, लेकिन 1 7 नहीं था, तो उसका एक ही हल था, अद्वितीय कहते हैं उसे। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा, कि दो युग्म है और सबका जो उनका वो है अनुपातों की तुलना सब बराबर है, a1/a2 b1/b2 और c1। अच्छा, इसमें तीनों बराबर होनी चाहिए, कोई भी एक अगर बराबर नहीं हो तो आंसर नहीं आएगा। यहाँ देखिए, पहले तो a1/a2 बराबर नहीं है, b1/b2 है, दोनों बराबर है, तो कैसी रेखाएं होंगी, संपाती, एक के ऊपर एक। ये देखिए, ए भी एक रेखा और सी डी उसके ऊपर एक और रेखा है। अच्छा, इसका बीजीय निरूपण कैसा होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख दीजिए वो इसका हल होगा, 0 0 रख दीजिए, 1 2 1 3 सब हल होंगे इसके। ऐसे ही अब यहाँ देखिए, तीसरी कंडीशन क्या है कि a1/a2 तो बराबर हो b1/b2 के, पर c1/c2 के बराबर ना हो। पहले वाले में c1/c2 की कोई बात नहीं कही गई है, यानी ये कुछ भी हो, बराबर हो नहीं हो, इससे हमें मतलब नहीं है। अभी हमारे को ये देखना है कि ये दोनों अगर बराबर हो और c1/c2 बराबर नहीं है,
तो कैसी रेखाएं होंगी? समांतर रेखाएं, यानी आमने सामने समांतर चलेंगी और इनका कोई भी हल नहीं होगा। मतलब कि ये दोनों का कोई भी हल नहीं होगा बेटा। क्यों हल नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। इसी का दूसरे इसमें ये मान लो x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, तो ये होगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 4। देख रहे हो, सेम ही है, बस डबल कर दिया है, तो इसीलिए कोई हल नहीं होगा। यहाँ सब कुछ कट जाएगा आपस में, ठीक है बेटा। तो आइए अब इन पे आधारित कुछ उदाहरण देखते हैं, ठीक है बेटा। तो अब उदाहरणों से समझते हैं। उदाहरण आइए, पहला, दिए गए समीकरण युग्म को बीजगणित तथा ग्राफीय ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। तो हमें दिए गए समीकरण कौन कौन से हैं? y इक्वल टू 1/2x, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इधर भेजा, 2y x, और इसको इधर लेके गए तो x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये हुआ एक समीकरण, और दूसरा दे रखा है 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। अच्छा, अब ज़रा एक चीज़ याद करो, मैंने अभी आपको एक टेबल बताई है, ज़रा जल्दी से एक बार एक टेबल देख लें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इन तीनों चीज़ों को चेक कर लेते हैं, इनके अनुपातों को। तो ज़रा a1 क्या है यहाँ पर? देखिए a1 1 है, a2 क्या है? 3। ये a1, a2, b2 क्या है? ये b1, और ये c1, ये c2। तो ज़रा a1 अपॉन a2 देखना क्या है? a1 अपॉन a2 है 1/3। अब ज़रा b1 अपॉन b2 देखो तो -2/4, ठीक है। ज़रा ये देखो कि ये दोनों बराबर है, तो ये है 1 यानी a1 अपॉन a2 नहीं है बराबर -b1 अपॉन b2 के। तो ये कौन सी कंडीशन दे रही है? ये कंडीशन दे रही है आपको पहली, यानी यहाँ पर रेखाएं कैसी आएंगी? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आएंगी, ग्राफीय, अगर हम ग्राफीय रूप देखेंगे तो। और बीजगणित रूप कैसा होगा कि इसका केवल एक ही हल होगा बेटा। तो आ जाओ देख लेते हैं फटाफट से। चलो, तो अब पहले इसका ग्राफ बना लें। ग्राफ आप सबको पता है कैसे बनता था? एक टेबल बनाएंगे x माइनस 2y की, x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू अपने आप आएगी। तो ज़रा देखो कैसे आएगी? y इक्वल टू x/2, यानी x 0 रखूँगा, यहाँ 0 रखो तो 0 आ जाएगी। x को 2 रखो तो 2/2 1, x को 4 रखो तो 2 से 2 गया 2। ऐसे यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे और y कैसे, ये y कैसे निकाला है पता है ना सबको? इनको देखो, 20 है, ये इधर आ जाएगा उठ के, यानी 4y 20 माइनस 3x। अब 4 भी इसके नीचे आ जाएगा, y इक्वल टू 20 माइनस 3x/4, नीचे चला जाएगा। ये लिखा है, इसी चीज़ को लिख लिया। x को 0 रखो बेटा, यहाँ पर 0 रखा तो ये पूरा 0, 20/4 यानी 5, 4 5 20। x को 4 रखा तो 4 3 12, 20 में से 12 गए तो कितने बचा? 8, 8/4 यानी 2। अब ज़रा x को मत रखो, y को 0 रख दो। तो y को 0 रखेंगे तो x आएगा 20/3, 20/3 होता है बेटा 6.6 के बराबर, ठीक है। चलो, तो अब ज़रा ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ आप सबको पता है, y अक्ष, x अक्ष। अच्छा, कोई भी निगेटिव बिंदु नहीं है हमारे पास अभी, देख रहे हैं, कोई भी माइनस में नहीं है, तो हम माइनस वाला नहीं बनाएंगे अभी सिर्फ प्लस के बात करते हैं। तो प्लस की बात करते हुए देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो हमने इन बराबर स्केल का यूज़ करके, बेटा स्केल पूरी हमेशा यूज़ करें, स्केल, ठीक है। स्केल बराबर बनाते हुए 1 2 3 4 लिख लिए नंबर अपने, जहाँ तक लिखना है। आपकी मैक्सिमम वैल्यू तक लिख लीजिए, उतना काफ़ी होता है। ये पॉजिटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, ये एक्स डैश मतलब निगेटिव, वाई डैश मतलब निगेटिव, -1 -1, ठीक है। अच्छा, तो अब पहले हम इस वाली इक्वेशन को देखते हैं, यानी कि 0 0 2 1 4 2, 0 0 2 1 4 2, ठीक है। कौन सी रेखा है? अच्छा, रेखा अब इसको तीनों को जोड़ते हुए निकलेगी और इस रेखा का नाम लिख देंगे हम x माइनस 2y। अब यहाँ देखो 0 5 4 2 और 6.6 0, तो 0 5 4 2 6.6 और 0, ठीक है। ये रेखा खींच दी हमने तीनों पॉइंट को मिला के। अच्छा, प्रतिच्छेद बिंदु आ गया हमारे पास, देखिए सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। अब यहाँ का कोई भी पॉइंट, अगर इस पे जो पॉइंट आ रहा है वो अगर आप इसमें रखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, और यहाँ से कोई उठा के इसमें रखेंगे वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। यानी कि हमारे पास सिर्फ एक और एक हल है, वो है 4 2, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि दोनों समीकरणों को निरूपित करने वाली दोनों रेखाएं 4 2 पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी केवल एक ही हल है बेटा इसका। तो इसका बीजगणित रूप भी देख लेते हैं। तो बीजगणित रूप में देखिए, हम ग्राफिक विधि से जान चुके हैं कि 4 2 एक उभयनिष्ठ बिंदु है, दोनों का कॉमन पॉइंट है। तो सत्यापित करने के लिए x को 4 y को 2 रखते हैं। तो यहाँ रखिए ज़रा, x को 4 रखो, 4/2 2 होता है, बराबर हो गया बायां पक्ष दाएं पक्ष के, और इसमें रखो तो ये हो गया 20 और बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर, ठीक है बेटा। तो चूंकि 4 2 रेखाओं का केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु है, इसलिए दो चरों में रैखिक समीकरण एक और केवल एक ही हल होगा। ये हमने पहले ही अपना डिसाइड कर दिया था, ये याद कीजिए।
A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 के। तो इसीलिए हमने क्या कहा था, इसके लिए कहा था कि बेटा केवल एक हल होगा और प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। तो दिख रहा है कुछ, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं एक ही हल। ठीक है बेटा, ये मिल गया आपको टेबल से। आइए अगला उदाहरण करते हैं बढ़िया तरीके से, सब समझ के जाना है बेटा। कुछ अगर दिक्कत हो आप मुझे तुरंत कमेंट करके बता सकते हैं या मेरे को व्हाट्सएप करके भेज सकते हैं। उदाहरण 2, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई। वहाँ उसे 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी तो उसने भी 18 रुपये में उसी तरह के 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणित ग्राफीय ज्योमेट्री से लेते हैं। तो बेटा इसके लिए आपको पहले तो क्या बनाना पड़ेगा, समीकरण युग्म बनाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि पेंसिल का मूल्य x है और रबड़ का मूल्य y है। तो समीकरण बनाते हैं। तो याद करो कि सबसे पहले रोमिला कितने रुपए में ले गई, 9 रुपये में। तो क्या खरीदा उसने 9 रुपये में, उसने खरीदे 2 पेंसिल और 3 रबड़। ऐसे ही उसके बाद कौन गया था, उसके बाद गई थी सोनाली। सोनाली ने 4 पेंसिल और 6 रबड़ 18 रुपये में। अच्छा यहाँ दिख रहा है आपको कि इस इक्वेशन में अगर मैं इंटू 2 कर दूँ तो ये वाली आ जाती है। तो याद आया आपको कुछ, क्या बताना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर, अगर मैं A1 अपॉन A2 जो कि है 2/4, B1 अपॉन B2 जो कि है 3/6 और C1 अपॉन C2 जो कि है 9/18, ये क्या है 1/2, ये क्या है 1/2 और ये भी क्या है 1/2, यानी तीनों बराबर आ रही हैं। और तीनों बराबर कब आती थी, याद कीजिए, ये देखिए तीनों बराबर, यानी कि यहाँ हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, समपाती रेखाएं बनेंगी यहाँ पर, समपाती रेखाएं। और आंसर क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, क्योंकि एक के ऊपर एक वाली रेखा होगी तो कुछ भी रखो सब बराबर आएगा। चलिए भाई इक्वेशंस बना ली हमने, x की वैल्यू रख लेंगे y आ जाएगा, यहाँ x की वैल्यू रख लेंगे y आ जाएगा। तो पहले मैं 0 रखा तो 3 आया, 4.5 रखा तो 0, 3 रखा तो 1, इसमें 0 रखा तो 3, 3 रखा तो 1 और 4. दोनों टेबल बराबर हैं, देख के पता लग रहा है एक ही लाइन बनेगी। तो आ जाइए बनाते हैं। x एक्सिस y एक्सिस, एक आ रहा है 0,3, एक आ रहा है 4.5,0 और एक है 3.1। ठीक है, तो इसी पे हम देखो एक के ऊपर एक लाइन है, दो तो दिखा नहीं सकते, तो एक ही लाइन को हम मान लेते हैं दोनों। तो दोनों इक्वेशन हम इसी लाइन पे लिखेंगे और तीनों पॉइंट यहीं दिखाएंगे। यानी कि ग्राफ देखकर हम यह कह पा रहे हैं कि दोनों रेखाएं समपाती है, अतः समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये हो गया आपका बीजीय गणित, ये हो गया आपका ग्राफ। ठीक है बेटा, ये आ गया हमारा दूसरा एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं उदाहरण 3। उदाहरण 3 क्या कह रहा है। अच्छा, पिछले वाले में हमने इक्वेशंस भी बनाई थी, इसमें इक्वेशन बनी हुई मिलेगी। 2 रेल की पटरियाँ आप सबको पता है कि समांतर चलती हैं, तो यानी कि यहीं से आप गैस कर सकते हैं कि समांतर रेखाओं का होगा। समीकरण x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। अच्छा, अब आप कहेंगे सर पिछले वाले में तो ऐसा ही था, तो पिछले वाले में तीनों बराबर था। अब यहाँ देखो A1 अपॉन A2 क्या है 1/2, B1 अपॉन B2 क्या है 2/4, वो भी क्या है 1/2, लेकिन नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 जो कि है -4/12, यानी कि 1/3। 1/3 1/2 इक्वल नहीं है, तो यानी कि याद कीजिए कौन सी इक्वेशन, ये वाली समांतर रेखाएं जिसका कोई भी हल नहीं होगा बेटा। कोई भी हल नहीं होगा तो देख लेते हैं ज्यामितीय निरूपीकरण। x + 2y - 4 की टेबल ये रही, 2x + 4y की टेबल ये रही। सिंपल बेटा क्या करना होता है, x को 0 रखो तो 2 आएगा, x को 4 रखोगे तो 4 - 4 0, 2 रखोगे तो 1। यहाँ पर देखो x को 0 रखोगे तो 3 आएगा, 6 रखोगे तो 0 आ जाएगा और 2 रखोगे तो 2 ही आएगा। ठीक है बेटा, इस इक्वेशन में रख के देखना है। यहाँ पर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो 0 रखो यहाँ पर तो 12/4, 4 × 12, 6 रखो तो 6 दूनी 12, 12 - 12 0, 0, 2 रखो तो 12 में से 4 गए 8, 8/4 2। ठीक है बेटा, आ जाओ फिर y एक्सिस x एक्सिस। ठीक है, पहली वाली इक्वेशंस की पॉइंट रखते हैं, 4 0 2 1 0 2, ये वाली लाइन हो गई। और ये कौन सी लाइन होगी, ये वाली लाइन होगी 0 3 2 2 0। यानी कि अगर मुझे अब यहाँ पर अगर दिखाना है कि कौन सी रेखा कौन सी है, तो ये वाली याद करो बेटा, ये है x + 2y - 4 = 0 और ये वाली रेखा है आपकी 2x + 4y - 12 = 0। ठीक है, इन दोनों रेखाओं का नाम भी लिख दिया हमने। तो दोनों क्या है, समांतर है, दिख रहा है, दोनों समांतर रेखाएं पैरेलल हैं, कहीं भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये रेखाएं कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती, अर्थात ये समांतर है। और समांतर रेखा, इसका यह भी अर्थ है कि इन समीकरणों का कोई भी उभयनिष्ठ हल नहीं हो, क्योंकि इसके अपने पॉइंट चलेंगे बेटा, इसके अपने पॉइंट।
कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा तो क्या होगा, इसका कोई भी हल नहीं होगा। यही चीज़ हमें यहाँ इस टेबल से भी पता थी, कोई हल नहीं होगा क्योंकि समांतर रेखाएं हैं। ठीक है बेटा, तो आप पहले भी बता सकते बाद में बता सकते हैं। इसके बेसिस पे बेटा अब आप क्या करना है, इसके बेसिस पे आपको करना है इसके बेसिस पे बेटा आपको करना है एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.2, प्रश्नावली 2.2 व 2.3। ठीक है बेटा, इसको करने के बाद आप मुझे कमेंट या व्हाट्सएप पे कोई भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं बेहिचक। जब तक आपको समझ नहीं आएगा बेटा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आप हमसे पूछें, हम हल करेंगे। जिस क्वेश्चन का नहीं आता उसी को समझेंगे। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए क्योंकि इस साल आपका बोर्ड है, आपके लिए मददगार होगा। बस आप करके मुझे दिखाइए। धन्यवाद।